24 दिसंबर 1999 की वो रात। भारत एक ऐसे फैसले के सामने खड़ा था जहां कुछ मिनटों की देरी आने वाले कई सालों की दिशा बदल सकती थी। अगर एनएसजी कमांडो कुछ मिनट पहले अमृतसर पहुंच जाते तो शायद इतिहास कुछ और होता। शायद मसूद अजहर कभी आजाद नहीं होता, शायद जैश-ए-मोहम्मद नाम का संगठन कभी बनता ही नहीं, और शायद पुलवामा में 40 जवान कभी शहीद नहीं होते। लेकिन वो कुछ ही मिनट भारत के हाथ से फिसल गए, और आज तक एक सवाल अनसुलझा है। क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक चूक थी, या किसी ने जानबूझकर वक्त बर्बाद किया ताकि अपने ही परिवार के एक सदस्य को बचाया जा सके? इस सवाल का जवाब आपको इस कहानी के अंत में मिलेगा, लेकिन उस जवाब तक पहुंचने के लिए हमें वापस जाना होगा 24 दिसंबर 1999 की उस दोपहर में, जब क्रिसमस की खुशियों के बीच भारत के एविएशन हिस्ट्री का सबसे काला अध्याय लिखा जाना शुरू हुआ। काठमांडू का त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोपहर के 4:15 बज रहे हैं। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 रनवे पर खड़ी है। डेस्टिनेशन है न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस विमान में 178 यात्री और 11 क्रू मेंबर्स सवार हैं। कॉकपिट में है कैप्टन देवी शरण, फर्स्ट ऑफिसर राजेंद्र कुमार और फ्लाइट इंजीनियर अनिल कुमार जगिया। इन्हीं यात्रियों में एक नौजवान जोड़ा भी बैठा है, रूबिन कटियाल और उनकी पत्नी रचना। उसे नहीं पता कि अगले 24 घंटों में उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक अध्याय लिखा जाने वाला है। 4:05 पर विमान उड़ान भरता है। सब कुछ सामान्य लगता है। आधे घंटे बाद सीनियर कैबिन क्रू मेंबर अनिल शर्मा कॉकपिट का दरवाजा खटखटाते हैं। हाथ में चाय और कॉफी है। फ्लाइट इंजीनियर दरवाजा खोलते हैं। ठीक उसी पल विमान नेपाल की हवाई सीमा छोड़कर भारतीय एयर स्पेस में दाखिल होता है, और हाईजैकर को इसी पल का इंतजार था। एक आदमी अनिल शर्मा को धक्का देकर कॉकपिट में घुस आता है। उसके सिर पर मंकी कैप है, बाएं हाथ में ग्रेनेड, दाएं हाथ में रिवॉल्वर। कैप्टन देवी शरण की नजर उस पर पड़ती है, और एक ही पल में उन्हें समझ आ जाता है कि कुछ बहुत बुरा हो चुका है। लेकिन कैप्टन को अभी ये नहीं पता कि कॉकपिट में घुसने वाला ये सिर्फ एक आदमी नहीं है। पूरे विमान में 5 हाईजैकर बैठे हैं। उनके असली नाम हैं इब्राहिम अतहर, शाहिद अख्तर सईद, सनी अहमद गजी, जहूर मिस्त्री और शाकिर। ये सब पाकिस्तान के आतंकी संगठन हरकतुल मुजाहिदीन से जुड़े हैं, और असली पहचान छुपाने के लिए इन्होंने कोड नेम रखे हैं। इब्राहिम बनता है चीफ, शाहिद बनता है डॉक्टर, सनी बनता है बर्गर, जहूर बनता है भोला, और शाकिर बनता है शंकर। लेकिन सवाल ये है, इतने सारे हथियार, ग्रेनेड, रिवॉल्वर, यहाँ तक कि ऑटोमेटिक राइफल, ये सब विमान के अंदर पहुंचे कैसे? काठमांडू एयरपोर्ट की सिक्योरिटी से ये सब कैसे निकल गया? इसका जवाब बहुत चौंकाने वाला है। इंटेलिजेंस के मुताबिक 24 दिसंबर की दोपहर में जब विमान उड़ान भरने ही वाला था, तब पाकिस्तान दूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी मोहम्मद अरशद चीमा को एयरपोर्ट में देखा गया। उनके हाथ में एक ब्रीफकेस थे। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होने की वजह से उन्हें सिक्योरिटी चेक से गुजरना ही नहीं पड़ता। वो सीधे डिपार्चर लाउंज में पहुंचते हैं और वो ब्रीफकेस हाईजैकर्स के हाथों में सौंप देते हैं। ब्रीफकेस के अंदर थे विस्फोटक, ऑटोमेटिक राइफल और हैंड ग्रेनेड। ये सिर्फ एक संयोग नहीं था, ये 2 महीने की प्लानिंग का नतीजा था। ISI के 4 ऑपरेटिव्स ने मुंबई में बैठकर इस पूरे ऑपरेशन को डिजाइन किया था। इनमें से 2 पाकिस्तानी, 1 नेपाली और 1 भारतीय भी था। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में एक फ्लैट किराए पर लिया गया, और काठमांडू को इसलिए चुना गया क्योंकि वहां सिक्योरिटी बेहद कमजोर थी और ISI का नेटवर्क वहां पहले से ही मजबूत था। खैर, वापस कॉकपिट में चलते हैं। चीफ कैप्टन से पूछता है, कितना फ्यूल है विमान में? कैप्टन जवाब देते हैं, बहुत है, हम आराम से दिल्ली पहुंच जाएंगे। चीफ कहता है, हमें दिल्ली नहीं, लाहौर जाना है। कैप्टन समझाने की कोशिश करते हैं कि लाहौर तक पहुंचने के लिए फ्यूल नहीं है, लेकिन चीफ का जवाब चौंकाने वाला है। वो कहता है, मुझे पता है कि सर्दियों में फॉग की वजह से विमान में एक्स्ट्रा फ्यूल होता है। हाईजैकर्स को विमान के बारे में हर छोटी जानकारी पता थी, यानी ये कोई आम अपहरण नहीं था, ये बेहद बारीकी से प्लान किया गया ऑपरेशन था। विमान के अंदर अब अफरा तफरी मच चुकी है।
महिलाओं और बच्चों को एक तरफ बिठा दिया जाता है। पुरुष यात्रियों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। कैप्टन देवी शरण एक खतरनाक कदम उठाते हैं। वो चुपके से ट्रांसपॉन्डर को 7500 पर सेट कर देते हैं। ये कोड पूरी दुनिया में हाईजैकिंग की पहचान का इशारा होता है। लेकिन चीफ की नज़र इस पर पड़ जाती है। वो गरजता है, तुमने बटन दबाया, होशियारी मत दिखाओ वरना गोली मार दूंगा। शाम 4:56 पर लखनऊ एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सबसे पहले पता चलता है कि कोई विमान हाईजैक हो चुका है। ये खबर तुरंत दिल्ली पहुंचाई जाती है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या भारत सरकार इस खबर पर तुरंत हरकत में आती है? जवाब है बिल्कुल नहीं। कैबिनेट सेक्रेटरी प्रभात कुमार इतनी अहम खबर मिलने के बाद भी कोई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप नहीं बनाते। रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों को सूचित तक नहीं किया जाता। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस वक्त बिहार में एक सभा से लौट रहे थे, उन्हें तक इस हाईजैकिंग की खबर नहीं थी, जबकि उनके विमान में भी सैटेलाइट फोन मौजूद थे। और हैरानी की बात यह है कि हाईजैक हुआ विमान और प्रधानमंत्री का विमान उस वक्त एक दूसरे से सिर्फ 4 मिनट की दूरी पर उड़ रहे थे। प्रधानमंत्री को इस खबर का पता चलता है शाम 5:20 पर, जब वो दिल्ली में लैंड करते हैं। शाम 6 बजे जाकर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग बुलाई जाती है। इस ग्रुप में शामिल हैं रॉ चीफ एएस दुलत, एनएसजी चीफ निखिल कुमार, गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, विदेश मंत्री जसवंत सिंह। लेकिन यहां भी एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। खुद गृह मंत्री आडवाणी को इस हाईजैकिंग की खबर सरकारी चैनल से नहीं, टीवी न्यूज से मिलती है। सोचिए, देश के गृह मंत्री को टीवी से पता चल रहा है कि एक भारतीय विमान हाईजैक हो चुका है। इस बीच विमान पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। कैप्टन लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लैंडिंग की इजाजत मांगते हैं, लेकिन पाकिस्तान साफ इनकार कर देता है और धमकी देता है कि पाकिस्तान के अंदर आते ही प्लेन को उड़ा दिया जाएगा। याद रखिए, कुछ महीने पहले ही कारगिल युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया था। ऐसे में पाकिस्तान कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। चीफ फिर भी जिद पर अड़ा है। वो कहता है, हम लाहौर जाएंगे। कैप्टन पूछते हैं, लाहौर जाकर फायदा क्या अगर विमान को उड़ा ही देना है? चीफ कहता है, ठीक है, उड़ जाने दो, लेकिन तुम लाहौर ही चलो। आखिरकार फ्यूल की कमी के चलते कैप्टन चीफ को मना लेते हैं अमृतसर चलने के लिए। शाम 6:44 पर विमान अमृतसर की तरफ मुड़ता है और यहीं से शुरू होती है इस कहानी का वो हिस्सा जिसे आज भी भारतीय सुरक्षा इतिहास की सबसे बड़ी चूक कहा जाता है। सोचिए जरा, एक हाईजैक हुआ विमान खुद भारत की धरती पर लैंड करने वाला है। ये भारत के लिए सुनहरा मौका था, लेकिन जो अगले 55 मिनट में हुआ, उसने इस मौके को भारत के हाथों से निकाल दिया। शाम 7 बजे विमान अमृतसर के राजा सांसी एयरपोर्ट पर लैंड करता है। कैप्टन तुरंत रिफ्यूलिंग की मांग करते हैं, लेकिन यहाँ एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सरबजीत सिंह को इस हाईजैकिंग की खबर सरकारी चैनल से नहीं, टीवी न्यूज से मिलती है। दिल्ली से आदेश आता है, विमान को जितना हो सके उतना डिले करो ताकि एनएसजी कमांडो को पहुंचने का वक्त मिल सके। लेकिन एनएसजी कमांडो दिल्ली में है, अमृतसर से 400 किलोमीटर दूर। इस बीच अमृतसर में रीफ्यूलिंग को लेकर कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। 20 मिनट सिर्फ इसी उलझन में निकल जाते हैं कि विमान को फ्यूल देना है या नहीं। कैप्टन बार बार गुहार लगाते हैं। 15 मिनट गुजरते हैं, फिर 20, फिर 40। हाईजैकर्स का सब्र टूटने लगता है और फिर वो लम्हा आता है जो इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। डॉक्टर नाम का हाईजैकर एक यात्री सतनाम सिंह पर चाकू से हमला करता है। पूरे विमान में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। कुछ देर बाद उसी डॉक्टर का चाकू एक और गले तक पहुंचता है। 25 साल के रूपिन कटियाल का गला बुरी तरह जख्मी हो जाता है। रूपिन तड़प रहा है, पानी मांग रहा है, लेकिन हाईजैकर्स बेरहम हैं। वो सिर्फ उसके ऊपर एक कंबल डाल देते हैं। और सबसे दर्दनाक बात, रूपिन की पत्नी रचना को इस बारे में कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि महिलाओं को विमान के दूसरे हिस्से में अलग बिठाया गया था। कैप्टन एटीसी से बार बार गुहार लगाते हैं। हाईजैकर्स के पास ऑटोमेटिक राइफल हैं, पिस्तौल हैं, ग्रेनेड हैं और वो किसी को भी कभी भी मार सकते हैं। शाम 7:01 से 7:49 के बीच कैप्टन कम से कम 12 बार फ्यूल की गुहार लगाते हैं। आखिरकार एक फ्यूल टैंकर विमान की तरफ भेजा जाता है, लेकिन इस टैंकर के अंदर फ्यूल नहीं था।
पंजाब पुलिस के कमांडो छुपे हुए थे, जिनका मकसद था मौका मिलते ही विमान के टायर पंक्चर कर देना। लेकिन यहीं पर एक छोटी सी गलती सब कुछ बर्बाद कर देती है। टैंकर का ड्राइवर तेज रफ्तार से विमान की तरफ बढ़ता है। एटीसी को डर लगता है कि इतनी तेज रफ्तार देखकर हाईजैकर्स को शक हो जाएगा, इसलिए ड्राइवर को धीमा करने को कहा जाता है। लेकिन गलतफहमी में ड्राइवर टैंकर को अचानक बीच रास्ते में रोक देता है। चीफ की नज़र इस पर पड़ती है। वो तुरंत समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। टैंकर इतनी तेजी से आया और अचानक रुक गया। ये फ्यूल का टैंकर नहीं, कोई जाल है। हाईजैकर्स घबरा जाते हैं। वो धमकी देते हैं कि अगर विमान को तुरंत उड़ाया नहीं गया तो सबको गोली मार दी जाएगी। कैप्टन के पास अब कोई चारा नहीं बचता। बिना रिफ्यूलिंग के टैंकर से टकराने का खतरा उठाते हुए वो विमान को रनवे पर दौड़ाते हैं। शाम 7:49 पर विमान फिर हवा में है और ठीक 6 मिनट बाद एनएसजी कमांडो की टीम अमृतसर एयरपोर्ट की तरफ रवाना होती है। लेकिन सवाल ये है, एनएसजी कमांडो शाम 7:10 से ही तैयार खड़े थे, फिर उन्हें रवाना होने की इजाजत 7:55 पर क्यों मिली? 45 मिनट की ये देरी आखिर हुई कैसे? इस सवाल का एक जवाब है जो आज भी विवादों में घिरा है। कुछ सूत्रों के अनुसार हाईजैक हुए विमान में एक यात्री था, शशि भूषण सिंह तोमर, जो रॉ का एजेंट था और वो प्रधानमंत्री वाजपेयी के सचिव एनके सिंह का रिश्तेदार था। कहा जाता है एनके सिंह ने जानबूझकर ऑपरेशन में देरी करवाई ताकि अगर ऑपरेशन के दौरान गोलीबारी हो तो उनके रिश्तेदार की जान को कोई खतरा न पहुंचे। अब सच क्या है ये आज तक पूरी तरह साफ नहीं हुआ, लेकिन इतना जरूर तय है कि जब एनएसजी टीम अमृतसर पहुंची, हाईजैक हुआ विमान उस रनवे को छोड़े हुए पूरे 1 घंटे का वक्त बीत चुका था। अमृतसर का वो मौका भारत के हाथ से निकल चुका था और इसके साथ ही निकल गई थी इस पूरे संकट को वहीं खत्म करने की आखिरी उम्मीद। विमान एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ बढ़ता है। लाहौर एटीसी फिर इनकार करता है। इस बार रनवे की सारी लाइट्स बंद कर देता है ताकि विमान लैंड ही न कर सके। कैप्टन के पास पाकिस्तान के एयर स्पेस की कोई जानकारी नहीं है। फ्यूल वार्निंग बज रही है, नीचे कुछ रोशनी दिखती है। कैप्टन को लगता है शायद यही एयरपोर्ट है, लेकिन जैसे ही विमान नीचे आता है कैप्टन के होश उड़ जाते हैं। नीचे कोई एयरपोर्ट नहीं, एक हाईवे है। वो आखिरी पल में विमान को ऊपर खींच लेते हैं। घबराए हुए कैप्टन लाहौर एटीसी को साफ साफ बता देते हैं अगर लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली तो विमान लाहौर शहर के बीचों बीच क्रैश हो जाएगा और ये खतरा सिर्फ विमान के यात्रियों को नहीं बल्कि पाकिस्तान के अपने नागरिकों को भी होगा। यही धमकी काम करती है। रात 8 बजे विमान आखिरकार लाहौर में लैंड करता है। पाकिस्तानी कमांडो विमान को घेर लेते हैं। रिफ्यूलिंग होती है, लेकिन किसी को भी विमान से बाहर निकलने की इजाजत नहीं मिलती। रूपिन कटियाल को कोई मेडिकल मदद नहीं मिलती और उसी रात रूपिन की मौत हो जाती है। विमान फिर उड़ान भरता है। इस बार मंजिल है दुबई। रात करीब 1:30 बजे विमान अल मिन्हाद एयरबेस पर लैंड करता है। यहाँ लंबी बातचीत के बाद हाईजैकर्स 27 यात्रियों को छोड़ने पर राजी होते हैं। इनमें वो भी शामिल था जो कुछ घंटे पहले तक रूपिन कटियाल नाम का एक जिंदा इंसान था, अब सिर्फ एक शव था। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री शरद यादव खुद यात्रियों को लेने दुबई पहुंचते हैं। जब वो विमान से उतरे यात्रियों से मिलते हैं तो उनकी हालत देखकर वो सन्न रह जाते हैं। 25 दिसंबर की सुबह विमान आखिरी बार लैंड करता है कंधार इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अफगानिस्तान, और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे जटिल अध्याय। विमान उतरते ही तालिबान के लड़ाके इसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। भारत के लिए ये एक नई मुसीबत है क्योंकि भारत तालिबान की सरकार को मान्यता ही नहीं देता। तालिबान दावा करता है कि वो भारत और हाईजैकर्स के बीच मध्यस्थता करना चाहता है, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियों को शक है कहीं ये तालिबान भी हाईजैकर्स के साथ तो नहीं। अब तक हाईजैकर्स अपनी मांगे रख चुके हैं। 36 आतंकियों की रिहाई, $200 मिलियन की रकम और सज्जाद अफगानी नाम के आतंकी की लाश जो जम्मू की जेल से भागने की कोशिश में मारा गया था। लेकिन सवाल ये है, इतनी बड़ी मांगे, इतना बड़ा रिस्क सिर्फ इन वजहों से? जवाब है नहीं। असली वजह कुछ और थी जो अभी तक छुपी हुई थी। 26 दिसंबर को विदेश मंत्री जसवंत सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं। अचानक यात्रियों के परिवार वाले वहां पहुंच जाते हैं। वो रो रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। वो 1989 की रुबैया सैयद वाली घटना याद दिलाते हैं जब सरकार ने एक मंत्री की बेटी को बचाने के लिए आतंकियों को रिहा किया था। वो पूछते हैं, जब मंत्री की बेटी की बात आई तो आपने सोचा नहीं, अब हमारे परिवार की बारी आई तो इतनी देर क्यों? 27 दिसंबर को भारतीय नेगोशिएशन टीम कंधार पहुंचती है।
टीम का नेतृत्व कर रहे हैं विवेक काटजू और उनके साथ हैं अजीत डोभाल। यहाँ पहली बार अजीत डोभाल सीधे चीफ से बात करते हैं। डोभाल एक शर्त रखते हैं, पहले रूपिन कटियाल की पत्नी रचना को छोड़ दो, लेकिन हाईजैकर मानते नहीं हैं। बातचीत आगे बढ़ती है, लेकिन बेहद धीमी रफ्तार से। विमान के अंदर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। टॉयलेट भर चुके हैं, खाना पानी खत्म हो चुका है। 5वें दिन तक यात्री पूरी तरह टूट चुके हैं। इसी बीच रॉ चीफ एएस दुलत जम्मू पहुंचते हैं मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को मनाने के लिए। फारूक अब्दुल्ला साफ इनकार करते हैं। उन्हें डर है कि इसका अंजाम आगे चलकर बहुत बुरा होगा, और आगे चलकर वो सही साबित होते हैं। लेकिन दबाव इतना बढ़ जाता है कि आखिरकार फैसला हो जाता है। 36 की जगह सिर्फ 3 आतंकी रिहा किए जाएंगे, मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और अहमद उमर सईद शेख। और यहीं पर वो सच्चाई सामने आती है जिसके लिए पूरा ये हाईजैक रचा गया था। हाईजैकर्स का चीफ इब्राहिम अतहर मसूद अजहर का सगा भाई था। ये पूरा ऑपरेशन सिर्फ एक आदमी को आज़ाद कराने के लिए था, वही मसूद अजहर जो 1994 में श्रीनगर में पकड़े जाने के बाद से भारतीय जेल में बंद था। सालों कोशिशें हुई उसे छुड़ाने की, लेकिन कोई तरकीब कामयाब नहीं हुई। IC-814 उसी कोशिश की आखिरी और सबसे बड़ी सीढ़ी बना। 31 दिसंबर को जसवंत सिंह खुद तीनों आतंकियों के साथ कांधार पहुंचते हैं। बदले में हाईजैकर्स सारे यात्रियों को रिहा कर देते हैं। भारतीय टीम को उम्मीद थी कि तालिबान अब इन 5 हाईजैकर्स को गिरफ्तार कर भारत के हवाले करेगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। तालिबान के सबसे बड़े नेताओं में से एक खुद इन हाईजैकर्स और तीनों रिहा हुए आतंकियों को गाड़ी में बिठाकर पाकिस्तान की सीमा तक छोड़ने जाता है। इस एक हरकत ने साबित कर दिया कि इस पूरे हाईजैक के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। इसी दौरान एक और राज खुलता है। अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट मुंबई में एक कॉल पकड़ती है, कांधार में बैठे हाईजैकर्स और मुंबई में बैठे ISI ऑपरेटिव्स के बीच। CIA ये जानकारी मुंबई पुलिस को देती है। पुलिस जोगेश्वरी के गोल्डन सॉइल कॉलोनी फ्लैट नंबर 707 पर छापा मारती है। चारों ISI ऑपरेटिव्स पकड़े जाते हैं, जिन्होंने मुंबई में बैठकर इस पूरे हाईजैक को 2 महीने पहले प्लान किया था। मसूद अजहर पाकिस्तान पहुंचते ही एक सेलिब्रिटी बन जाता है। भीड़ में उसका स्वागत होता है, मीडिया उसे हीरो की तरह पेश करती है। मार्च 2000 में वो एक नया आतंकी संगठन बनाता है, जैश-ए-मोहम्मद। कुछ महीनों बाद ही ये संगठन बदामी बाग में भारतीय सेना के कैंप के पास आत्मघाती हमला करता है। अगले ही साल 2001 में इसी संगठन के आतंकी संसद भवन पर हमला करते हैं। 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमला होता है। उसी साल उरी में सेना के कैंप पर हमला होता है और 2019 में पुलवामा में CRPF के काफिले पर आत्मघाती हमला होता है, जिसमें 40 जवान शहीद होते हैं। और पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड कोई और नहीं था, वो मसूद अजहर के भतीजे का काम था। यानी जिस आदमी को आज़ाद कराने के लिए 5 आतंकियों ने एक विमान हाईजैक किया, एक नवविवाहित जोड़े की खुशियां छीन ली, एक मासूम की जान ले ली, उसी आदमी के परिवार ने 20 साल बाद 40 भारतीय जवानों की जान ले ली। अब सोचिए, अगर भारत सरकार तुरंत डिसीजन लेता, अगर अमृतसर में कुछ मिनट और मिल जाते, अगर वो फ्यूल टैंकर वक्त पर पहुंच जाता, अगर NSG कमांडोज सही समय पर पहुंच जाते, तो क्या मसूद अजहर कभी आज़ाद होता? क्या जैश-ए-मोहम्मद नाम का संगठन कभी बनता? क्या पुलवामा में 40 परिवारों के घर कभी उजड़ते? इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है, उस क्रिसमस की शाम अमृतसर के एक रनवे पर कुछ मिनटों के अंदर लिया गया एक फैसला, या शायद ली गई एक देरी, उसने अगले 20 सालों के लिए भारत की किस्मत बदल कर रख दी। रूपिन कटियाल का नाम आज शायद बहुत कम लोगों को याद हो, लेकिन उसकी मौत इस कहानी की सबसे बड़ी कीमत थी, और मसूद अजहर की आज़ादी उस कीमत का सबसे लंबा साया जो आज तक भारत पर मंडरा रहा है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी राय, आपके सवाल कमेंट में ज़रूर लिखिए। हम मिलेंगे अगली कहानी में। जय हिंद।